नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मनीष अरोड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप सभी का स्वागत करता हूं। और डिजी फेस्ट के इस लाइव नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष अरोड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आप सभी का स्वागत करता हूं। डिजी फेस्ट के इस लाइव इवेंट में जो एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है जिसमें मैं वन ऑफ द जूरी मेंबर हूं। और आज जो हम लोग काम करने जा रहे हैं उस पे कुछ बातें रहेंगी कि आखिरकार एज ए अप्लाइड आर्ट के टीचर मेरी जर्नी कैसी रही है। और जिस कंपटीशन में आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग आज जुड़े हुए हैं, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके एज ए स्टूडेंट या एज ए प्रोफेशनल आप कैसे चीज़ों को और अच्छे से अपने लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के जैसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उससे रिलेटेड भी बातें होंगी कि आखिरकार अप्लाइड आर्ट में कैरियर की क्या अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों में अपना अच्छा भविष्य देख सकते हैं। तो इसके बारे में जीता जागता उदाहरण ये फोरम खुद है, डिज़ाइन फेस्ट, जो बहुत सारे प्रोफेशनल का एक संगठन है। और ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैरियर इसमें भी किस तरीके से बनता है। और सभी लोग बहुत अच्छे तौर तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। साथ में जो जूरी मेंबर हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे इसके पहले के सर लोग रहे हों, चाहे इसके पहले एक लेक्चर श्री राजेश जेटली जी का हुआ था जो मेरे क्लासमेट हैं। तो ये सब अपने अपने कैरियर में इन्होंने एक अच्छी ऊंचाइयां पाई हुई हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक अप्लाइड आर्ट में एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन की जो परंपरा इस देश में एक रही है शुरू से, वैसी ही एक परंपरा है जो भारत की आज़ादी के बाद जिस तरीके से हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है कि भारत की आज़ादी के बाद विशेष तौर पे ये फोकस किया गया चीज़ों को कि हम जिस जिस परिवेश में रहते हैं या जिस देश में रहते हैं वहाँ की शिक्षा कैसे हो। और जिस जिस तरीके से पिछले 50-60 साल में पढ़ाई हुई, हम सब उसी पढ़ाई लिखाई वाले बैंक से निकले हुए लोग हैं जो आज अपने अपने फील्ड में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। इन इन सब के पीछे क्या है कि जैसे जब कैरियर की शुरुआत होती है तो अभी आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं और नए नए हैं जो इस क्षेत्र में पढ़ाई करने आए हैं या अपना कैरियर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी करीब 1989 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और मकसद यही था कि उस समय के हिसाब से, तो ईमानदारी से सही बोलूं, मैंने आईआईटी की तैयारी की थी, जहां से मैं इस समय लाइव सेशन कर रहा हूं कि कभी आईआईटी बीएचयू में पढ़ूंगा। लेकिन उस समय वो सफलता सार्थक नहीं हो पाई, लेकिन निरर्थक नहीं गई। हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय में एडमिशन लिया और पढ़ाई लिखाई शुरू की। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा उसके पीछे था, तो इसलिए मुझे ऐसा गाइडेंस मिला कि जिससे मुझे विजुअल आर्ट में पढ़ाई करते समय कैरियर ऑप्शंस या इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं सोचना पड़ा। एक मन में आश्वासन था कि जो फैकल्टी है या जो आसपास के सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिल के हम लोग अपनी लाइफ या चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इसी प्रयास में हमने फिर अपनी जब पढ़ाई लिखाई शुरू की तो 1989 से लेके एक साल तक तो आईटी की तैयारी की। मैं जब पढ़ता था तब 2 साल का कोर्स होता था। लेकिन उसके बाद जब 91 से ये हो गया कि नहीं, अब डेडिकेटेड रूप में मुझे यही काम करना है, तो फिर मैं जैसे सभी बच्चे अपने अपने लाइफ में काम करते हैं, मैं भी वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। और मैंने इस चीज़ में अपने आप को उतार दिया कि जब हमको काम करना है तो इसको अच्छे से सीखना होगा। अप्लाइड आर्ट के साथ एक बहुत ख़ास बात क्या है कि ये पूरे तौर पे प्रैक्टिकल आर्ट है। ये आपको कोई बैठ के किताब रट के या चीज़ों को ज़्यादा समझ के नहीं किया जा सकता है। ये जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों को समझेंगे नहीं, फील्ड में उतरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, आपको असफलता नहीं मिलेगी, आपका काम रिजेक्ट नहीं होगा, आपको नौकरी से जब तक निकाला नहीं जाएगा पार्ट टाइम, तब तक आप बहुत सारी चीज़ों को सीख समझ नहीं सकते हैं। ये एक चैलेंज सभी में होता है। तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई, लेकिन एक पैसन था काम करने का। तो लगभग 30 साल हो गए उसी तरीके से, उसी डेडिकेशन से मैं अपना काम कर रहा हूँ। और एक चैलेंज ज़रूर आता है कि एकेडमिक्स में रहते रहते कैसे प्रोफेशनल काम किया जा सकता है। तो उसके लिए अप्लाइड आर्ट या कोई भी इस तरीके की जो प्रोफेशनल आर्ट होती हैं वो बहुत सही होती हैं। और उसमें ये चैलेंज मिलता है लोगों को और बहुत सारे लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं
कि हम पढ़ाई भी करते रहें और साथ साथ कुछ काम भी करते रहें। तो जिस आत्मनिर्भरता की बात आज के दौर में सरकार भी कर रही है, स्वावलंबी बनने की, तो प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो सभी को ये चैलेंज देते हैं और बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, लगभग सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी हम आप आज इस फोरम पे जुड़े हुए हैं। सॉरी। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई 91-92 से सीरियसली शुरू की, तब से मैं पार्ट टाइम लेवल पे काम भी करता रहा बहुत सारे। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं लोकल मीडिया लेवल पे, बनारस जैसा शहर है, वहाँ के हिसाब से जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी उस तरीके के काम करता रहा, कुछ कुछ सीखता रहा, एक डेडिकेशन रहा, और फिर उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी चालू रही। तो उससे कैरियर को बैलेंस करने में ये आसानी मिली कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा वो मैं मार्केट में खुद करता भी रहता था। गाइडेंस तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि सीनियर्स और स्पेशली जो इस फील्ड के उस समय के गुरुजी लोग थे उन लोगों से मिला। मैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा, प्रोफेसर AP गज्जर, प्रोफेसर PB लाल, श्री श्यामल दास गुप्ता जी, श्री विजय कुमार जी, और अभी भी हमारे साथ 2-3 टीचर्स एज ए मेंटर हमारे या हमारे गुरु कह लीजिए जुड़े हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति जी हैं, श्री विजय सिंह जी हैं, श्री विधुभूषण सिंह जी हैं, और बहुत सारे सीनियरों का भी रोल रहा है जो उस समय के थे और जिनसे आज तक संबंध बना हुआ है। तो मुझे लगता है प्रोफेशनल फील्ड का एक सबसे जो रुचिकर काम है वो यही है कि हम एक नए संबंधों को बनाते हैं तो वो लंबे समय तक रहता है। तो जो सीनियर मेरे उस समय सीनियर थे, आज वो मुझे छोटा भाई मानते हैं और हमारे साथ उसी तरीके से बातचीत, व्यवहार या संबंध रखते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल काम से रिलेटेड हो चाहे नॉर्मल भी हो, कि एक फ़ोन करने पर फ़ोन हो जाता है, बात हो जाती है, उनसे जो रिक्वेस्ट की जाती है आज के बच्चों के लिए काम धाम करने में, उस रिक्वेस्ट को वो सोचते हैं, समझते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। तो मेरी जर्नी एकेडमिक और प्रोफेशनल को बैलेंस करने में ही बीती है और उसमें मैं लगभग काफ़ी हद तक ठीक ठाक काम किया हूँ। तो पढ़ते समय मैं दिन में पढ़ाई करता था और दोपहर के बाद की जो मेरी पढ़ाई, प्रैक्टिकल पढ़ाई होती थी, वो प्रैक्टिकल फील्ड में होती थी, इंडस्ट्री में होती थी, डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना, उनका काम करना। हम लोग बेसिकली एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन के फील्ड के लोग हैं, तो उसकी बहुत सारी नई नई तकनीकों को सीखना, एज ए डिज़ाइनर एंट्री किए, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर एंट्री किए हम लोग। मैं जिस समय पढ़ने इस फील्ड में आया था तब कंप्यूटर नया नया आया था, तो बहुत सारा काम हाथ से होता था, कटिंग पेस्टिंग का ज़माना था। इस तरीके से धीमे धीमे चीज़ों में चेंजेस आते गए, समय के साथ जो भी बदलाव आते गए उसको एक्सेप्ट करता गया। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, उसके ड्रॉबैक्स तो होंगे, वो तो सभी चीज़ों के होते हैं, अच्छे या ख़राब जो भी होगा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जो भी नई तकनीकें आती हैं उनको सीखना समझना चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम आने वाले लोगों को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे लाइव कर रहा हूँ तो आपको भी इस तरीके की सुविधा आनी चाहिए। तो नई नई तकनीकों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो समय के साथ जैसे जैसे बदलाव आते गए हमने उसी तरीके से इस पर काम शुरू किया और करीब 91 से लेके 96 तक सीरियस रूप से पढ़ाई के साथ साथ पूरा प्रोफेशनल काम किया। अपनी पार्ट टाइम एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चलाई और इस तरीके के बहुत सारे काम किए जिससे कुछ अर्निंग्स भी होती रहीं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि बहुत अर्निंग की ज़रूरत है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन के लिए ज़रूरत रहती है। और बहुत सारे अच्छे दोस्तों का भी साथ मिला जो इसमें सहयोग करते रहे समय के साथ, वो सब भी फिर आगे निकल गए। और फिर अपने PhD के दौरान भी हमारी PhD भी ऐसी ही थी कि जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एक अप्रोच था। तो उस सिलसिले में भी हमने बहुत सारे चीज़ों को काम किया और इसी परंपरा को बढ़ाया जिसको सीनियर्स भी बढ़ाते थे और सारे प्रोफेशनल करते हैं। एकेडमिक के साथ एक चैलेंज रहता है कि आपको एकेडमिक काम भी करना है, लेकिन मुझे लगता है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स का जो पढ़ाई लिखाई का एक इन्वायरमेंट है वो बहुत स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, स्टूडेंट टीचर फ्रेंडली है। बहुत ज़बरदस्त दबाव नहीं रहता है आपके ऊपर, आपके विचार स्वतंत्र रहते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, आप अपने कामों को अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं। थोड़े बहुत नियम कायदा कानून तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि लाइफ में एक डिसिप्लिन होता ही है, क्योंकि नेचर में भी एक डिसिप्लिन है तो इसलिए लाइफ में भी एक डिसिप्लिन होता ही है। सूरज सुबह ही उगता है, मैं कितना भी कहूँगा शाम को नहीं उगेगा। पढ़ाते समय मैं ज़रूर कह दूंगा कि शाम को सूरज निकला है, लेकिन प्रैक्टिकल वो वायबिलिटी है नहीं।
तो मेरी जो जर्नी उस समय रही, मैंने एकेडमी को, प्रोफेशनल्स को, दोनों को ठीक ठाक मैनेज किया और काफ़ी काम किया, काम बहुत ज़्यादा किया। जो फील्ड में होते हैं आप, उसमें कुछ एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, कुछ लॉस भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के दौरान काम करते समय नॉर्मली फाइनेंशियल लेवल पे तो थोड़ा माइनस में ही रहा, लेकिन ठीक है, फिर फैमिली के कारण या दोस्तों के कारण चीज़ें एक बैलेंस लेवल पे रहीं। और उसके बाद जब मुझे मौका लगा कि भाई अब तो कैरियर बनाना पड़ेगा इसमें, तो मुझे शुरू से एक गाइडेंस मिला था कि आप पढ़ाई, मेरे पिताजी के द्वारा, कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करें, उसके बाद जो दुनिया में करना है करें। तो बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटी बीएफए पास करने के बाद भी मिली कि मैं मुंबई सेटल्ड हो जाऊं। एमएफए पास करने के बाद तो मैं गया भी, प्रयास भी किया, सेटल्ड भी हो गया, लेकिन फिर आ गया। तो बैक टू पवेलियन मेरे लाइफ में बहुत रहा है, कई बार किया है मैंने। लेकिन ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, वो ऊपर वाला जो कराता है अच्छे के लिए कराता है। लेकिन जब मैं 2003 में मैंने यहाँ से अपनी पीएचडी पूरी कर ली, और मेरे लाइफ में दो तीन मोड़ काफ़ी अच्छे रहे हैं। सहयोग तो सभी का रहा है, फैमिली के साथ साथ दोस्तों का, टीचर्स का, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल रहा है। आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, और आज भी बहुत सारी इस तरीके की गलतियाँ होती रहती हैं। एज ए टीचर लर्निंग प्रोसेस है कि स्टूडेंट से रिलेशन कैसे बनाया जाए। 1998 में मुझे एक बार बम्बई रह के अपनी पीएचडी और कुछ प्रोफेशनल काम करने का मौका मिला। तो श्री राजीव खरे जी हैं, जो इस समय दिल्ली प्रेस में क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, वो हम लोग के यहाँ के सीनियर हैं, और सीट से उन्होंने अपना एमडिस भी किया हुआ टाइपोग्राफी में। तो उनकी एक फर्म थी वी सॉफ्ट करके, तो उसके थ्रू मैंने काफ़ी काम वाम किया और काफ़ी सीखा मॉन्यूमेंटल फोटोग्राफी का। तो वो एक्सपीरियंस, एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और मेरी एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति को उसने थोड़ा सशक्त भी किया। तो घूमते फिरता रहना चाहिए। हम लोग जिस फील्ड के लोग हैं, जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो हमारा विजुअलाइजेशन पावर नहीं अच्छा होगा। हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, चीज़ों को नकल नहीं करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। नकल तो आनी चाहिए करनी, नकल इन द सेंस कि आप डुप्लीकेसी किसी की मत बनाइए, लेकिन नकल बोला जाता है एक तरीके से, जो इस तरीके के कामों में नकल करता है वो ज़्यादा अक्लमंद होता है, क्योंकि उसको अपनी नकल को छुपाने की आदत भी आनी चाहिए। तो ये तो एक मैंडेटरी प्रोसेस है आपको किसी भी तरीके के सीखने का, और ये ज़रूरी चीज़ है। तो 98 का जो रोल रहा, उस दौरान मैंने बहुत कुछ अपने अपने लाइफ के हिसाब से बहुत कुछ अचीवमेंट्स किए। ज़िंदगी का पहला लाइव मैच देखा क्रिकेट में वानखेड़े स्टेडियम में, और पूरा लगभग बम्बई पैदल घूमा। उस समय मैंने 7-8 स्टेट्स के लिए मॉन्यूमेंटल फोटोग्राफी की, 7-8 सिटीज़ को पूरा पैदल घूमा, अपने शहर बनारस को भी, लखनऊ को, औरंगाबाद, पुणे, फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, बनारस। तो वो कभी मेरा एक कलेक्शन है अपना, मैं कभी पब्लिश करूँगा, वो ऑन द प्रोसेस है। तो उस समय की बहुत क्लासिक फ़ोटोग्राफीज़ हैं, और वो सारे उस ज़माने में क्लिप आर्ट्स बनते थे। आज गूगल पे आप खोलते हैं, कुछ भी इमेज आ जाती है, तो उस समय वो चीज़ें थी नहीं, गूगल आने से पहले की बात है। तो क्लिप आर्ट्स के लिए बहुत सारा काम किया, और उसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है पंकज, जो इस समय पुणे में, उसने मुझे बहुत कुछ हेल्प किया इन चीज़ों को सीखने समझाने में। तो अप्लाइड आर्ट के प्रोफेशनल होने के नाते इस सब काम को करना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। और हम लोग बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी होते ही हैं, हमको सब्जेक्ट ही इतने पढ़ने पड़ते हैं कि हमारा नेचर ही मल्टी टैलेंटेड या मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है उसको, और हमको उसको एडॉप्ट करना पड़ता है। हम एक बहुत स्पेशलाइज फील्ड में एक एक काम कर ही नहीं सकते। अगर मुझे टाइप फेसेस बनाना है, तो मैं सिर्फ टाइप फेस बना ही नहीं सकता, मुझे डिज़ाइन का सेंस आना ही होगा कि वो टाइप फेस आखिरकार यूज कहाँ होगा। तो वहाँ ग्राफिक डिज़ाइन आ जाएगी। जब ग्राफिक डिज़ाइन आएगी तो मुझे फ़ोटोग्राफ इमेज के साथ यूज करना पड़ेगा, मुझे फ़ोटोग्राफी सीखना भी ज़रूरी है। इन सारी चीज़ को कंपोज करने के लिए मुझे कंपोजिशन भी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आती जाती हैं। फिर हमारी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि मुझे इलस्ट्रेशन भी आना चाहिए, फ़ोटोग्राफी भी आना चाहिए, ड्राइंग भी होनी चाहिए, स्केचिंग भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो हम मतलब इस प्रोफेशनल फील्ड में आने वाला, किसी भी आर्ट प्रोफेशनल फील्ड में आने वाला जो भी बच्चा है या जो भी सीनियर्स हैं, वो सब मल्टी टैलेंटेड रहते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ हम, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स की विधा के ही हम लोग हैं, उसी से निकले हुए हैं, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो हमको म्यूज़िक, फिल्में, इन सारी चीज़ों से बहुत शौक़ होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इनरिच करती हैं मेंटल रूप से, और ये इनरिचमेंट फिर आपके काम में भी दिखती है। क्योंकि जो सुर, तय, लय और ताल होती है, वो सब इन्हीं सब चीज़ों के सीखने से आती है। मैं भले वो सारे गमापा नहीं ठीक से गा सकता, लेकिन सुन तो अच्छे से सकता हूँ, और उसको सुनने के बाद अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए जो ग्राफिक डिज़ाइन होती है, वो मेरे लिए सारे गमापा है, मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ।
और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2003 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं चंडीगढ़ में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ब्रांच मैनेजर करके गया, जस्ट अपनी पीएचडी सबमिट करने के अगले ही दिन। और मतलब ऐसे बहुतों को मौका मिलता होगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैं मारुति और टीवीएस कंपनी के लिए आउटडोर का काम करता था। 5-6 स्टेट मैं अकेले देखता था, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, उन सब के लिए मेरा काम था एडवर्टाइजिंग डिज़ाइंस बनाना और उनको फिर इम्प्लीमेंट करवाना डिफरेंट वेंडर से। तो चंडीगढ़ जो था वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया और मैं अपनी कंपनी का चपरासी से लेके मैनेजर बॉस तक सब मैं ही था। कंपनी लखनऊ बेस्ड थी, एक आईएनएस एक्रीडेटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, अप्रोच एडवर्टाइजिंग। तो मैंने उनके लिए करीब लगभग 1.5 साल काम किया और मारुति, टीवीएस, और उसके बाद थोड़े बहुत अपने भी काम किए साथ में पार्ट टाइम। लेकिन मेजर काम मैंने इन दोनों कंपनियों के लिए किया। ये दोनों कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं, ये लोग मार्केटिंग पे बहुत खर्च करती हैं और उस पर ध्यान देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने समझने को मिली कि कैसे किसी काम को मैनेज किया जाता है। कभी रात को 2 बजे डिज़ाइन बनाना और सुबह तक उसको प्रिंट कराना, फिर पूरे 6 के 6 स्टेट्स में एक साथ वो लग भी जानी है, हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा सामान पहुंचाना। बहुत सारा काम जो एडवर्टाइजिंग फील्ड, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और इस तरीके की डिज़ाइन फील्ड में होता है वो किया गया। लेकिन फिर ज़िंदगी ने टर्न लिया। चंडीगढ़ में हमारे एक सीनियर हैं श्री आनंद शर्मा जी, जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मनीष तुम चंडीगढ़ में हो, हमारे कॉलेज में जॉब निकली। उस समय एमएफए की वहाँ कोर्स नया शुरू होने जा रहा था, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया क्योंकि मैंने पीएचडी की हुई थी। तो उसमें कुछ बाबा भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद था और दोस्तों का सहयोग कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे फिर अपनी प्रोफेशनल फील्ड को थोड़ा सा कम करना पड़ा और एकेडमिक में आना पड़ा। एक प्रोफेशनल से आप एकेडमिक्स में आते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ आपको होती है और आपके सीखने पढ़ने का जो तौर तरीका वो थोड़ा बदलना पड़ता है। फिर डेडिकेशन आपका दोनों पटरी पे शुरू हो जाता है। और जब लाइफ में आपको चैलेंजेस मिलते हैं कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की है, कुछ दिन की है, कुछ दिन नहीं रहेगी, तो उन सब चीज़ों को भी हैंडल करना पड़ता है। और फिर एकेडमिक्स के साथ साथ आपको कुछ प्रोफेशनल काम करना पड़ता है। हम लोग जिस फील्ड में, हमारी मजबूरी है कि हम प्रोफेशनल काम करें, नहीं अगर प्रोफेशनल काम करेंगे तो वो स्वांतः सुखाए वाला काम होगा नहीं और हम अंदर ही अंदर कमज़ोर होते रहेंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल काम करते रहना चाहिए, उससे कुछ अर्निंग्स भी होती हैं, वो एक अच्छी बात है। तो लगभग करीब करीब 3 साल मैं चंडीगढ़ में कॉलेज ऑफ आर्ट में एमएफए पढ़ाता रहा। और वहाँ भी बहुत सारे फिर अच्छे नए नए दोस्त मिले जो अभी भी दोस्त हैं। और फिर वहाँ के बाद से जब 3 साल के करीब होने पर सभी लोगों को कुछ ना कुछ परमानेंट जॉब या कुछ मिलने लगी, तो लोग वहाँ चले गए। तो मेरा एकेडमिक और प्रोफेशनल थोड़ा बैलेंस चल रहा था। लेकिन फिर ये होता है कि एकेडमिक तो परमानेंट था नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी। तो फिर मैंने अप्लाई किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो गया और मैं एज ए रेगुलर परमानेंट टीचर बन गया। लेकिन लाइफ जो कहती कराती है वो करते रहना चाहिए। लाइफ के साथ जैसे गंगा जी की जो धारा बहती है उसके साथ बहते रहिए, चाहे वो उल्टी बहे चाहे सीधी बहे। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि बनारस जैसे शहर में जहाँ गंगा उल्टी बहती है, तो हम लोग बहुत सारे उस तरीके के काम उनसे प्रेरणा लेके कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन जिस समय कुरुक्षेत्र में ही मैंने जॉब किया, उसी समय मेरा इंटरव्यू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ और लगभग 3 महीने के दौरान मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। मैंने फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया। और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एडवेंचरस होती रहती। मैंने उसी समय नई नई कार चलाना सीखा था और सीधे कार से मैं चंडीगढ़ से बनारस चलाया। ये रिस्क है। आजकल एक नया डायलॉग चल रहा है, रिस्क है तो इश्क है। तो ये बात तो बिल्कुल सही भी है। रिस्क है तो इसके, अब ये डायलॉग मेरा कोई डायलॉग नहीं है, पुराना है। लेकिन रिस्क लेने की आदत हम सब प्रोफेशनल्स में होती है, नहीं होती तो हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में होते नहीं। और मुझे लगता है बहुत सभी फील्डों में रिस्क लेने की आदत होती है, होनी भी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ खाई तभी ज़िंदगी में मज़ा आई। ये बनारस में एक है, मुहावत है, मुहावरा है। तो इस इससे एक चैलेंज रहता है कि अगर आप किसी भी तरफ जाएंगे तो आप खुद का नया रास्ता बना लेंगे। तो बहुत सारे लोगों से इस तरीके से धीमे धीमे प्रेरणा मिली और मैंने अपना काम किया, अपनी बातों को बढ़ाया आगे। फिर जब मैं 2007 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ गया, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैंने अपने आप से एक समझौता किया, बात कही कि अब मैं मार्केट का काम नहीं करूँगा। तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है,
लेकिन कोई बात नहीं, वो फाइनेंशियल लॉस होता है, लेकिन जो खुशी आपको पढ़ाने लिखाने में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में मिलती है, उसका पैसों से कोई तुलना नहीं है। और कितना भी आप पैसा कमाएं, खाना आपको रोटी सब्जी दाल चावल ही है, पैसा कोई नहीं खाता। और कोरोना ने ये बता भी दिया है कि आपके अलमारियों में रखे हुए कपड़े किसी काम के नहीं होते हैं, वो तो आपस में बात करके परेशान हो रहेंगे कि कब निकलें। तो बहुत सारी चीज़ों से इस तरीके से ये लाइफ बढ़ती चली गई। और 2007 आने के बाद मैंने अपना डेडिकेशन थोड़ा एकेडमिक की ओर ज़्यादा किया। और लेकिन प्रोफेशनलिज्म को मैंने छोड़ा नहीं। प्रोफेशनल काम करने का जो मेरा डेडिकेशन था वो ये था कि मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, उस विश्वविद्यालय में मैं अपने काम को किस तरीके से और अच्छे से क्रियान्वित कर सकता हूँ। इस चैलेंज को मैंने अपने आप से अपनाया। मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे किसी ने रोका भी नहीं। तो मैंने खुद से ये चैलेंज किया कि उस समय मैं किताबें वैसे बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उस समय गांधी जी की एक किताब आत्मकथा पढ़ रहा था। तो उसमें मुझे यही समझ में आया कि आप जो काम खुद कर सकते हैं वो पहले कीजिए, उसके बाद बच्चों को कहिएगा। तो ये फिलॉसफी मैंने अपने लाइफ में अपना ली। तो फिर मैंने कुछ ऐसे काम किए जिसके बाद ही फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप ये काम कीजिएगा। तो इस चैलेंज में सबसे पहला काम हुआ कि विदेश जाना, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं, हम जिस प्रोफेशनल फील्ड में हैं, कि उसका जो बड़ा हब है या मक्का है वो देश के बाहर ही हैं। चाहे वो न्यूयॉर्क का मेडिसन स्क्वायर हो, और चाहे वो सिडनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का असली जगह है वो टाइम्स स्क्वायर है। ये सारी चीज़ें, ये सब नाम उस समय सुने जाते थे। तो मुझे 2009 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय आने के बाद एक ऐसा मौका मिला कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट सीधे न्यूयॉर्क के लिए पकड़ी। मतलब ये सब एक आश्चर्यजनक जर्नी मेरे लिए। बहुतों के साथ भी ऐसा होता होगा, कोई मैं अजूबा नहीं हूँ, लेकिन एक पर्सनली लेवल पे तो बहुत चीज़ें इंस्पायर्ड करती हैं। तो मैंने कुछ ऐसा प्रयास किया कि मुझे BHU के थ्रू एक ऐसी एक्सचेंज ऑफ़र मिला यूनिवर्सिटी एट बफलो में। और मैंने फिर वहाँ जाके मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये भी बता दूँ। हम लोगों की लाइन में बहुत सारे लोगों को, बच्चों को शुरू में प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं बोल सकते। लेकिन थोड़ा सा बनारसी होने के कारण एक बनारसीपन या ऐठन है कि हम लोग चीज़ों को करने का जुझारूपन रखते हैं, और सभी जगह होता होगा, हर शहर के हिसाब से भी। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, 5-6 महीना यहाँ पर उसके लिए बैक में काम किया, सारे डाटा रिसोर्सेज अपनाए, और करीब 6 महीने के लिए गया। वहाँ जाके 2 तरीके की पढ़ाई कराई। एक विजुअल स्टडीज़ के ऊपर पूरा कोर्स पढ़ाया, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन का। और एक इंडियन कल्चर थ्रू विंडो ऑफ वाराणसी, बनारस का जो एक मिनी इंडिया का कल्चर है, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे लोग रहते हैं, कैसे डिफरेंट सिटीज़ के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। उन सारी चीज़ों पे हमने काम किया, पढ़ाया। और उसके आने के बाद एक स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, और आपको समाज में और अपने आसपास के लोगों में थोड़ी सी और ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। आप इजीली एक्सेस हो जाते हैं, लोग आपको समझने सुनने लगते हैं। वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए है कि इसकी अपनी कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, ग्राफिक आइडेंटिटी नहीं है। ब्रांड आइडेंटिटी तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन ब्रांड आइडेंटिटी बोलने से ज़्यादा दिखनी भी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो करीब 2010 से ये प्रयास मैंने शुरू किया। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मेरी जर्नी में ना धैर्य का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो काम मैंने 2010 में शुरू किया था उसमें से आधे से ज़्यादा काम आज तक नहीं हुए, लेकिन मैं पीछे लगा हुआ हूँ कि नहीं, मैं इन कामों को कराऊंगा, और आधे हो चुके हैं। तो इसमें होने में सबसे बड़ा रोल था उस समय के वाइस चांसलर सर का। जब मैंने बातें वगैरह बताई, समझाई, तो उन लोगों को लगा कि हाँ, एक ये ज़रूरत होती है। और वैसे भी ग्लोबल लेवल पे काम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एक ग्राफिक आइडेंटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सील, सिंबल, कलर आइडेंटिटी, फॉन्ट्स, टाइप फेसेस, ये सब काम होते हैं। तो 2013 में 12-13 के दौरान मुझे मौका मिला कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध लोगों को अपनी बातें समझा सकूं, और सबने मुझे बहुत सराहा। सबको मेरी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और वो धीमे धीमे इम्प्लीमेंट हुई। तो 2013 के मार्च में करीब ऑफिशियली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ग्राफिक आइडेंटिटी हुई, जो आज भी पूरे देश में पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने इस तरीके का प्रोग्राम अपने यहाँ लॉन्च किया। और उसके बाद उसके सेकेंड स्टेज थी कि उसकी वेबसाइट वर्ल्ड लेवल की जो अंडर प्रोसेस है, प्लस पूरा साइनेज सिस्टम। उसी समय मुझे मौका मिला ये काम करने के दौरान ही कि हमारे यहाँ आईटी करके एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपग्रेड हो गया आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो मुझे उसका भी काम करने का मौका मिला, और ये सारे मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद ही लेके काम गया हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप एकेडमिक कम प्रोफेशनल होते हैं तो आपका डेडिकेशन बहुत मायने रखता है। मैं ये सोच के बैठा रहूँ कि मेरे पास ऑफिस से कोई चिट्ठी आएगी, मुझे कोई बताएगा समझाएगा, तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें सब लोगों को समझ में भी नहीं आती और उनको आनी भी नहीं चाहिए। अगर सभी को समझ में आ जाएगी तो हम लोग किस काम के हैं फिर। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस फील्ड के हैं उस फील्ड के बारे में लोगों को बताएं, समझाएं, दिखाएं। तो फिर मैंने ग्राफिक आइडेंटिटी ऑफ आईआईटी बीएचयू शुरू किया, जिसका एक लाइव एग्जांपल ये पीछे लगा हुआ बोर्ड है। अभी इसका साइनेज सिस्टम अगर मुझे मौका मिलेगा, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन सील और लोगो भी एक बना हुआ है, तो वो पूरा बनाया। इसका कलर कॉम्बिनेशन यही था। और खुशी होती है कि जब आपका काम कहीं मार्केट में दिखता है एज ए अप्लाइड आर्ट टीचर या स्टूडेंट। मैं भी स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बड़ा हूँ आप लोगों से। तो एक एक खुशी होती है। तो ये सब दो तीन काम किए, और इन सब काम करने के पीछे एक और मनसा थी। फाइनेंशियली कुछ नहीं चाहिए था, मतलब मैंने किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे इसके लिए कोई पैसे दिए जाएं, या मैंने कोई पैसे लिए। हाँ, जो बच्चों ने काम किया उनके लिए थोड़े बहुत मिले, तो वो उन बच्चों के थे। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी यहाँ पर शुरू की। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मेरा मेन मकसद ये है कि पहले मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ही चीज़ों को ठीक करूँ। इससे क्या होगा कि कम से कम जो बच्चे हैं उनको जब कहूँगा कि आप ये काम कीजिए, अगर मैं किसी बच्चों से कहूँ कि भाई आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कीजिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कीजिए, तो बच्चा सीधे से कहेगा सर आपने किसी के लिए किया है? तो मैं बता सकता हूँ कि भाई मैंने पहले अपने घर के लिए ही किया है। और वैसे भी मैं, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में बचपन से ही रहा हूँ, तो इसका भी एक फ़ायदा मिला। और उसके हिसाब से आप जहाँ कहीं भी काम कीजिए उस जगह को पहले अपना समझिए। जब आप अपना घर समझेंगे तो जैसे घर को सुंदर रखते हैं वैसे ही आप चीज़ों को भी सुंदर रखेंगे। ये बहुत बड़ा मैंडेटरी पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से आएँ और आप सोचिए कि मैं 20 साल नौकरी करूँगा और फिर छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन 20 साल तो नौकरी करनी है ना। तो 20 साल उसको आप अपना घर समझ के रहिए, बहुत अच्छे से रखिए। तो मेरा भी यही मकसद है कि मैं जिस कैंपस में रहता हूँ उस कैंपस के अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो पब्लिक रहती है उनको भी बहुत कुछ सोचने समझने और सीखने का मौका मिलता है इस तरीके के कामों से। तो मैंने एकेडमिक के साथ अपने प्रोफेशनल काम को इस तरीके से मैनेज किया। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमारी पढ़ाई लिखाई और जो रिसर्च है वो सब कुछ साथ में चलती रही। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसमें दिक्कत इसलिए भी नहीं होती है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका वो प्योरली प्रैक्टिकल है। तो मैं जो काम करता हूँ वही मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे कोई उसके बारे में बहुत उतना वो नहीं करना पड़ता। और बाकी क्या है कि जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, डिफरेंट टाइप के एकेडमिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी नॉलेज खुद ही इनरिच हो रही होती है। और जो आपके साथ टीम काम कर रही होती है उसकी भी होती है, इंक्लूडिंग जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है। और मेरा मकसद तो, मैं तो सबको एक ही निगाह से पढ़ाता हूँ, बच्चा उसके बाद जाके जो करे वो तो उसका कैरियर है। लेकिन जहाँ तक मेरे से हो सकता है तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट बेस्ट काम करें और देश दुनिया में नाम रोशन करें। और बाहर जाए, बाहर ज़रूर जाना चाहिए, एब्रॉड ज़रूर जाना चाहिए। उसके जाने के बाद आपका जो मेंटल लेवल है वो दूसरे तौर पे हो जाता है, खुल जाता है, और फिर आइए अपने देश में काम कीजिए, वहाँ से रह के भी काम किया जा सकता है। ये तो रही मेरी अप्लाइड आर्ट की जर्नी। लेकिन हो सकता है कि मेरा जो पढ़ाई लिखाई है, जो अप्लाइड आर्ट का नेचर रहा है, या शायद सेल्फ डेडिकेशन रहा, उसने मुझे थोड़ा और परेशान किया और कहा कि कुछ और करिए। तो जब आप बहुत सारे काम करते रहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले ना उसको पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं काम करता रहता हूँ। और अपॉर्चुनिटी बनानी भी बहुत सारी पड़ती है, आपके पास बैठे बैठे आती नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मुझे 2015 में इस बीच में मैं आपको बताना भी भूल गया कि मुझे फिर मौका मिला 2013 में यूएस जाने का। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पे एक सेंटर फॉर कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उस समय यूजीसी की एक फेलोशिप निकली थी, रमन फेलोशिप, रमन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तो मेरे 40 साल होने में 2 या 3 महीने बचे थे, मैंने अप्लाई कर दिया। और बाई लक की बात है कि पूरे देश से फाइन आर्ट से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। एक मेरे मित्र हैं जो इस समय जामिया में हैं, प्रोफेसर भूपेश लिटिल, लेकिन उनका फिजी में भी हो गया था, तो वो फिजी चले गए जॉब करने। तो मैं अकेला रह गया फाइन आर्ट्स की फील्ड से, जो
इस फील्ड में इस तरीके से काम कर पाया, जिसको रमन पोस्ट डॉक फेलोशिप मिली। वो सभी के लिए थी भी, लेकिन फाइन आर्ट्स के फील्ड में एक ही रह गया मैं। और फिर मैंने वहाँ जाके सेंटर फॉर कम्युनिकेशन डिज़ाइन प्रोग्राम में एक पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की। और वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इसलिए की थी कि जो खानाबदोश लोग होते हैं, जिनका कोई स्थायित्व जगह नहीं होती है, ना खाने पीने की चीज़ होती है, उनको अगर हमको कोई मेडिकल फैसिलिटी पहुंचानी हो, कोई मेडिकल सर्विसेज देनी हो, गवर्नमेंट को अगर उनसे कम्युनिकेशन करना हो, तो कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर डगलस स्टोरी करके हमारे मेंटर थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, आज भी करते हैं। और वहीं जाके मैंने अपना जो प्रोग्राम है, ये इसके साथ साथ वहाँ का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है माइका, मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट बाल्टीमोर में, उसके कोलैबोरेशन से काम किया सोशल डिज़ाइन के ऊपर, और सोशल डिज़ाइन पे अभी भी कर रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा, और मैं पोस्ट डॉक फेलो होके आया, मैं पास करके आया। ये फेलोशिप मुझे मिली थी, लेकिन पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए मिली थी। तो अब मैं पोस्ट डॉक्टरल कर चुका हूँ, तो बच्चों को कहने में मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि आप भी जाइए पोस्ट डॉक्टरलशिप कीजिए। तो ये एक फ़ायदा होता है कि आप जब कुछ काम किए रहेंगे तो लोगों को बताने में आपको आसानी रहेगी, और सामने वाला चैलेंज भी नहीं करेगा कि आप तो किए नहीं, हमको कह रहे हैं। इस बात से थोड़ा मुझे डर लगता है कि बच्चे मुझसे ऐसा ना कहें। तो नॉर्मली मैं उनसे वही काम करने को कहता हूँ जो मैं इस तरीके के कर चुका हूँ। प्रोफेशनल फील्ड में आप अपने आप को इनरिच ऐसे ही कर सकते हैं। इसके आने के तुरंत बाद मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। भारत सरकार ने उस समय देश में डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर खोलने की एक स्कीम बनाई कि देश में इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, डिज़ाइन और इनोवेशन को। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटीज़ फील्ड से आते हैं, तो सोशल साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इन सारी में, या जो बच्चे होते हैं फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, लॉ के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, मतलब करते तो बहुत काम है, हिंदी के हुए, लैंग्वेज के हुए, क्रिएटिविटी बहुत रहती है, लेकिन दुनिया क्रिएटिविटी को भी इनोवेशन के पैमाने पे थोड़ा कम तौलती है। इनोवेशन का पैमाना एक आईपीआर, कॉपीराइट, ये सब होता है। तो इन सब चैलेंजेस के साथ बीएचयू ने मुझे ये मौका दिया कि आप डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर खोलने की जो प्रक्रिया है वो काम करें। तो मैंने पूरा प्रपोज़ल बनाया आईटी डायरेक्टर प्रोफेसर राजीव संगल सर के सानिध्य में, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कि उस समय ये काम करने को मिला। और लगभग प्रपोज़ल हमने और हमारे एक मित्र आईटी के थे, डॉक्टर नीरज शर्मा, और इस समय नीरज शर्मा जी की जगह पे प्रोफेसर जहीर खान है, तो हम लोगों ने मिल के अपना एक पूरा प्रपोज़ल बनाया, मिनिस्ट्री में 4-5 बार प्रेजेंटेशन दिया। बहुत अच्छा रहा प्रपोज़ल, और मिनिस्ट्री के सेकेंड राउंड की मीटिंग में हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। तो हम लोग 5 पार्टनर के साथ हमने एक डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की। 5 पार्टनर में आईटी बीएचयू है, बीएचयू है, और ट्रिपल आईटी, एमएनआईटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो ये पांचों लोग मिल के डिज़ाइन इनोवेशन को हब एंड स्पोक मॉडल में बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि मैं एकेडमिक्स में भी अपना पूरा काम कर रहा हूँ, और मैंने अब अपना रिसर्च का जो फोकस था वो अप्लाइड आर्ट के साथ साथ डिज़ाइन और इनोवेशन के ऊपर भी कर दिया। तो यूनिवर्सिटी में कुछ लैब बनाई, और यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी को, सिर्फ विजुअल आर्ट्स को नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को पिछले 3-4 साल से ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो डिज़ाइन इनोवेशन के फील्ड में आए, काम करें। विश्वविद्यालय मुझे का बहुत बहुत आभार है कि उसने मुझे हर बार मौका दिया कि आप इन सारी चीज़ों को बढ़ाइए। एक टीम है हमारी, कई सीनियर टीचर्स के साथ, हर फैकल्टी के टीचर्स इन्वॉल्व हैं उसमें, उनके साथ मिलकर हमने कई लैब्स बनाई, और लगभग इस समय हम करीब करीब 1200 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं इनोवेशन के ऊपर। और कई तरीके की चीज़ें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनोवेशन से रिलेटेड चल रही हैं। सेंटर डिस्कवरी की स्थापना हुई, सेंटर की स्थापना हुई, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ सेंट्रलाइज लेवल पे चीज़ें अवेलेबल होंगी काम करने के लिए। उसके बाद डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर बना है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री में एक इनोवेशन सेल बना है 2 से 3 साल पहले। वहाँ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल करके बना है, जिसका काम है कि डिज़ाइन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन, इन सारी चीज़ों को कैसे बच्चों के बीच में बढ़ावा दिया जाए, काम किया जाए, उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ आ गई, अटल इंक्यूबेशन सेंटर आ गया। प्रोफेसर पीवी राजीव सर हैं जो आईएमएस बीएचयू में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में, उनके सानिध्य में, उनके कोलैबोरेशन से हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी बच्चा स्टार्टअप शुरू करता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और इसके साथ साथ रिसेंटली अभी सभी के सहयोग से और आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर राकेश भटनागर जी के सहयोग से हम लोगों ने एक बहुत माइलस्टोन काम किया है। मिनिस्ट्री ने सितंबर 2019 में एक स्कीम लॉन्च की थी, NISP, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। इस बात में आपको दाद देनी पड़ेगी भारत सरकार की कि जो जो उनकी सोच डिज़ाइन इनोवेशन इस तरीके के काम को बढ़ावा देने की थी, वो फाइनली इम्प्लीमेंट हुई कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एक टीचर और स्टूडेंट्स
वो भी अपना बिजनेस कैसे कर सकता है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग प्योर एकेडमिक लाइन में रहते थे, पढ़ाई लिखाई करो फिर जाओ नौकरी करो देखो ढूंढो। तो जो आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने की बातें थी वो 2-3 साल पहले से हो रही थी, ये सब अभी आया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण चर्चा में। लेकिन उन्होंने इसका प्रयास काफ़ी पहले कर दिया था। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि जो टीचर है, चाहे मैं हूँ और चाहे जो स्टूडेंट हैं, आप लोग हैं जो पढ़ते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या बाहर किसी भी इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये पॉलिसी लागू हो गई है देश में। तो इसके लागू होने से ये फ़ायदा हुआ है कि अब एक इकोसिस्टम बन के तैयार हो गया है कि कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट आएगा, वो अपना स्टार्टअप शुरू करने का जो बिज़नेस है वो बताएगा, बिज़नेस मॉडल होगा और उसको एक प्लेटफॉर्म, एक मौका दिया जाएगा। जल्दी ही मैं भी 1-2 स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि खुद नहीं करूँगा तो लड़के कहेंगे कि सर आप तो खुद किए नहीं, हमसे क्यों कह रहे हैं स्टार्टअप करने के लिए। ये अलग बात है कि मैं अब तक 3-4 स्टार्टअप प्रमोट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ लोगों को, और लोग काम करते रहते हैं और ये एक बहुत बड़ी टीम का काम है। मैं अगर मैंने बहुत ज़्यादा मैं किया हो तो इस बात को ही मत समझिएगा कि मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। इसके पीछे सारे सहयोगियों का साथ है। हम सब एक साथ होकर इस समय लाइव सेशन नहीं कर सकते थे। तो जितने सीनियर टीचर्स हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन है, फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, जो साथ में स्टाफ काम करता है वो सब हैं, और स्पेशली जो फैकल्टी, जो डिपार्टमेंट लेवल से सहयोग मिलता है उसके लिए जो जो लोग हैं, उन सभी को इसके लिए बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने इस तरीके की अपॉर्चुनिटी और मौका मुझे दिया। एक अच्छी बात है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको काम करना दिया जाएगा। अब ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो लाइफ में होती रहती हैं। आप सड़क पे सीधे चल ही नहीं सकते हैं, दाएं बाएं मुड़ना ही पड़ेगा, गड्ढे आएंगे, आप लाख कुछ कर लीजिए रोक नहीं सकते हैं। कार चलाएंगे तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, सिर्फ एक्सीलेटर पे ब्रेक पैर रख के नहीं चला जा सकता है, स्पीड धीमी तेज भी करनी पड़ेगी। तो लाइफ भी इसी तरीके से होती है। इन सारी चैलेंजेस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। और ज़िंदगी में एक फ़िलॉसफी मैंने अपनाई है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ बहुत अच्छा हुआ, फिर कुछ और होगा। और एवरीथिंग इज़ गुड इन लाइफ। जो जो बीतता जा रहा है सब अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातें काफ़ी कह दी हैं। अब मेरे पास कुछ प्रश्न आए थे, मुझे अगर आप लोग 1-2 मिनट का मौका, नहीं ऐसे ही मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि किस तरीके के प्रश्न, उसको हम मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएफए के बाद क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा पानी पीऊँगा, माफ़ी चाहूँगा। तो बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है। आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं बीएफए तक, देखिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीएफए तक बहुत सीरियस लेवल पे काम आपको करना चाहिए। और स्पेशली अगर आप एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, एज ए स्टूडेंट, अगर आप अपना काम फोकस जो है वो रखते हैं कि मैं बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा रहूँगा, तो बहुत बहुत काम करेगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो स्केचिंग, तो देखिए मैंडेटरी पार्ट है, वो हम लोग की प्रोफेशनल एजुकेशन का सोल है। अगर आप स्केचिंग नहीं करते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना उसके आपकी ज़िंदगी में लय ताल सुर कुछ आ ही नहीं सकता इस फील्ड में। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी रहती है और कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। बीएफए करने के बाद आप एमएफए कीजिए, चाहे यहाँ से कीजिए चाहे देश विदेश से कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि बीएफए करने के बाद एमएफए आपको अपने होम इंस्टीट्यूशन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है, 3-3.5 दिन तो आते ही निकल जाते हैं। आधे दिन की ज़िंदगी हम लोग 60-70-80-100 साल तक जीते हैं। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरी जगह से हुआ हो। ये काम मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी समझ अब जाके डेवलप हुई। तो बच्चों का ये रहता है कि आप किसी और अच्छे हायर इंस्टीट्यूट में जाइए, और नहीं तो ग्लोबल लेवल पे तो हाँ, थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लाखों डॉलर की फेलोशिप के साथ दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। आप जाइए एमएफए कहीं किसी और देश से कीजिए, थोड़े पैसे लगाइए और थोड़े पैसे मिलते हैं। अब तो सरकार भी पैसे देती है एजुकेशन लोन के नाम पर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एमएफए के बाद अगर आप जाएंगे तो कैरियर की बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए, लेकिन ये सब सेल्फ डेडिकेटेड कैरियर होते हैं, आपको खुद सोचना होता है। एमएफए के बाद आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री पूरे तौर पे इंतज़ार कर रही है, एज ए फोटोग्राफर, एज ए सेट डिज़ाइनर, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए विजुलाइज़र, और एज ए आर्ट डायरेक्टर। मीडिया हाउस हाथों हाथ आपके लिए बैठा हुआ है, एज ए विजुलाइज़र, एज ए आर्ट डायरेक्टर, एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए कंटेंट राइटर, बहुत कुछ है, एज ए ग्राफिक एडिटर ऑल्सो। इसके साथ साथ जो पब्लिकेशन हाउस है वो भी आपका खुले हाथों से स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है।
पब्लिकेशन हाउस में, चाहे आज डिजिटल मीडिया आ गया हो, चाहे वो ऑफलाइन मीडिया हो, चाहे आज की प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो, सब जगह पे काम की भरमार है। आज ईमानदारी से डिमांड ये है कि अगर 10 अप्लाइड आर्टिस्ट की ज़रूरत मार्केट में है तो एक भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की स्कीम या इतनी अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास और आ गई हैं कि वो स्कूल एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ कि अगर आप एज ए प्रोफेशनल कैरियर अपना रहे हैं तो प्रोफेशनल फील्ड का एंजॉय करना चाहिए और उसमें अपना कैरियर बनाइए। तो और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तो आपके लिए बैठी हुई हैं, आप जाइए कहीं 2-4 साल काम कीजिए और उसके बाद खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू कीजिए, क्योंकि क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन के लिए तो आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं ना। आपके अंदर कितना टैलेंट है ये आपको खुद दिखाना पड़ेगा। तो जब मैं पढ़ता था तब मैं अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला चुका हूँ पार्ट टाइम। तो आज तो आप सब कर ही सकते हैं, फ्रीलांस होने के बाद जाइए, अपना स्टार्टअप है एड एजेंसीज देखिए। अगर आप देखिए तो पिछले 10-20 साल में इस देश में क्या बदला है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का सिनारियो भी बहुत ज़बरदस्त बदला है। पहले बड़े बड़े एड एजेंसीज होती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, और उनके ऑफिसेज होते थे। आज डिज़ाइन हाउस बन गए हैं, वहीं से लोग निकले हुए 2-2, 4-4, 6-6 करके उन्होंने अपना अपना डिज़ाइन हाउस बना लिया है और एक्सक्लूसिव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। मतलब ऐसी तादाद सैकड़ों में है, और कईयों ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए, मार्केट में लाए हैं और उससे बहुत ज़बरदस्त रिवोल्यूशन हुआ है। तो क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक एक टीम में काम करने का प्रयास कीजिए और अपने साथ लोगों को जोड़िए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लोग चले भी जाते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप जो काम कर सकते हैं कीजिए, बहुतों को जोड़िए, क्योंकि ये सब काम आप अकेले नहीं कर सकते, या एक अप्लाइड आर्ट का आदमी नहीं कर सकता। आपको मैनेजमेंट का आदमी भी चाहिए, कॉमर्स का भी चाहिए, लॉ का भी चाहिए। तो आप जहाँ तक रेपो बना सकते हैं दूसरों के साथ कीजिए। अभी यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग को मिलेंगी, तो ये काम किया जा सकता है। मुझे 1 मिनट का समय और दीजिएगा, मैं एक तो जैसे कई सारी चीज़ें पूछी गई कि हम वेब डिज़ाइन के फील्ड में कैसे जा सकते हैं, इलस्ट्रेशन के फील्ड में कैसे जा सकते हैं, कैलीग्राफी के फील्ड में कैसे जा सकते हैं। तो कैलीग्राफी का फील्ड तो बहुत अच्छा है और बहुत ही स्वांतः सुखाय है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड आर्ट, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स अपना एक फ्लैगशिप इवेंट कलाक्षर करके चलाता है। तो उसमें बहुत सारे आप में से कई लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स आए हैं। तो कैलीग्राफी में कैरियर तो बहुत अच्छा है प्रोफेशनल आर्टिस्ट में। ये एक तरीके से जैसे पेंटिंग में लोग सेल्फ कैरियर बनाते हैं, ये उसी तरीके से ये भी है कि आप इस तरीके से चीज़ों को देखिए, समझिए और काम कीजिए। और कैलीग्राफी एक बहुत ही खूबसूरत काम है, लिखावट का काम है। तो एस्थेटिक्स का तो ज़रूर हम लोगों को ध्यान रखना होता है इस पूरे काम में, तो उसके थ्रू बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन तो मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे इलस्ट्रेशन और एनिमेशन आज के समय में इस पूरे प्रोफेशनल फील्ड में जो हम लोगों की है अप्लाइड आर्ट की, इसमें या विजुअल कम्युनिकेशन की, उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है और सबसे हाई डिमांडेड है। मतलब मैं कहूँ कि अगर 100 इलस्ट्रेशन चाहिए तो एक इलस्ट्रेटर मिलेगा। हालात ये हैं देश के, और काम करने के लिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो एनिमेशन हाउसेस हैं आप शुरू कर लीजिए। नंबर 1 है डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी, फिर सोनी, पिक्सर, ड्रीम वर्क्स, और बहुत सारे एमजीएम, जितने भी आज के समय में पिक्चर बड़े बड़े ये पिक्चर हाउसेस हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे धर्मा प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो। आप खुद ही देख रहे हैं बाहुबली और कितनी तरीके की पिक्चर आई, रिसेंटली अभी हनुमान जी के ऊपर एक पिक्चर आई है। तो एनिमेशन का अथाह काम है, कैरियर ही कैरियर है। हाँ, लेकिन एनिमेशन आपसे बहुत सेल्फ डेडिकेशन मांगता है, बहुत पेशेंस मांगता है। ये बहुत बैठ के काम करने वाला वो है, एक स्किल है, ये बहुत ज़बरदस्त स्किल डेवलपमेंट का काम है। तो एनिमेशन पे आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एनिमेशन फील्ड्स पे ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें काम की कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें काम हर समय रहेगा, उसके कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं। स्टारिज्म को फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन टेक्निकल लोगों को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ वार्ड बॉय, स्पॉट बॉय और आर्ट डायरेक्टर, इन सब की हर समय ज़रूरत है। तो आप सब आर्ट डायरेक्टर की फील्ड में आते हैं, फोटोग्राफी के फील्ड में आते हैं। फोटोग्राफी में बहुत ज़बरदस्त कैरियर है आज के समय में, तो और अच्छा हो गया है क्योंकि आज ऑनलाइन बिजनेस हो गया है। तो ऑनलाइन बिजनेस में हर आदमी को जो दिखता है वो बिकता है की फ़िलॉसफी पे काम करना पड़ता है। तो और हर आदमी भले मोबाइल सबके पास हो गया हो, लेकिन फ़ोटोग्राफी हर आदमी नहीं सीख सकता है। उसके लिए एक विज़न, एक विजुअल परसेप्शन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सिर्फ एक अच्छी सेल्फी खींच लेना ही फ़ोटोग्राफी नहीं होती। लेकिन हाँ, ठीक है कि एक नई तकनीक आने से सबको मौका मिल गया है। पहले कैमरा एक बहुत भारी चीज़ होती थी, पैसा खर्च करना पड़ता था। आज कैमरा एक ईजिली एक्सेसिबल हो गया है।
तो ये चैलेंज भी बहुत अच्छा होता है कि पहले मुझे 10 अच्छे लोग मिलते थे, आज 100 अच्छे लोग मिलते हैं। तो ये सिलेक्शन करना भी ठीक हो गया, और अच्छा है कि कम से कम एक क्रिएटिव स्किल आम पब्लिक में भी आ गई है। अब हर आदमी फ़ोटो खींच सकता है, तो कुछ एक्सक्लूसिवनेस नहीं रह गई है। लेकिन जनरल होने से चीज़ों में आप जब कुछ अपना अलग काम करेंगे तो कुछ एक्सक्लूसिव दिखेंगे तो काम होगा। तभी आप देख लीजिए कि आप आज भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स का नाम लिया जाता है, क्योंकि वो आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो कहीं से भी छुपेगा नहीं, वो आगे आ जाएगा। तो फोटोग्राफी बहुत अच्छा कैरियर है, एनिमेशन में बहुत ज़्यादा लाइफ है इस कैरियर में। आप बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें बना सकते हैं, और आपको खुशी होती है जब आपकी बनाई हुई पिक्चर सामने आएगी। अगर आप मेडागास्कर की टीम में काम किए होंगे और बच्चे देख के खुश होंगे तो सोचिए कितना बड़ा काम है। प्लस गेमिंग इंडस्ट्री, इस फील्ड के बच्चों, क्योंकि आपके पास जब ग्राफिक नॉलेज रहेगा ना, बेसिक का नॉलेज रहेगा, BFA लेवल पे जो आपने प्रैक्टिसेस की हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, कंपोजिशन, जो एडवर्टीजमेंट्स बनाए हैं, जो लेआउट्स डिफरेंट बनाए हैं सैकड़ों की तादाद में, जो फोटोग्राफी की, जो रफ फोटोग्राफी की है, जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखते समझते हैं, इन सब चीज़ों को लेके जब आप आगे जाएंगे तो यही सब एक्सपीरियंस आपका काम आता है। तो और इसके अलावा पब्लिकेशन हाउस में न्यूज़पेपर बहुत डिमांडिंग है। न्यूज़पेपर अपने आप को बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, ऑनलाइन दुनिया तो आज के समय में सबसे इजी हो गई। आउटसोर्सिंग पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट काम हो गया है, और भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ बैठे बैठे विदेशों के बहुत सारे देशों के लिए काम करती रहती हैं, और हमारे आपके जैसे लोग उन टीमों को चलाते रहते हैं। तो एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि आप खुद की आउटसोर्सिंग कंपनी शुरू कीजिए, 2-4 अपने साथियों को रखिए, डिज़ाइनर्स को रखिए, आउटसोर्स का काम कीजिए और पैसे कमाइए, अच्छे से घूमिए फिरिए, लाइफ इंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ अपना कैरियर भी बनाते रहिए और 2-4 लोगों को जॉब भी देते रहिए। तो ये फिलॉसफी अगर आप रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत सफिशिएंट है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, मुझे एक बार मौका और दीजिए, मैं एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैसे हम इसमें डिज़ाइन में अपने कैरियर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो डिज़ाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त और वास्ट फील्ड है, जिसमें हम कैरियर अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, एक पर्सपेक्टिव हम लोग डिज़ाइन का जो पर्सपेक्टिव समझते हैं उसमें ज़्यादातर आर्ट और एस्थेटिक्स होता है, लेकिन साथ ही साथ उस आर्ट और एस्थेटिक के साथ टेक्निकल और मैकेनिकल डिटेल्स की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अब मुझे ही देख लीजिए, मैं अप्लाइड आर्ट का टीचर होने के बाद भी मैं आज इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, बायो डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी डिज़ाइन, नैनो डिज़ाइन, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो आप भी किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर कोई सबसे ज़बरदस्त और टॉपिक है डिज़ाइन फील्ड में, तो पैकेजिंग डिज़ाइन। अभी आप अगर देखिए तो भारत सरकार ने टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्कीम वगैरह चलाई और वोकल फॉर लोकल करके चीज़ों को किया है। तो इसमें टॉय इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। आप बाज़ार में अगर लोकल लेवल पे खिलौने खरीदने जाइए तो आपको कैसे मिलते हैं खिलौने? खिलौना कितना भी अच्छा होगा, सस्ता या महंगा होगा, आपको अखबार में लपेट के दे दिया जाएगा। तो कोई उसकी ब्रांड नहीं है, कोई उसका काम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में। और प्रिंटिंग इंडस्ट्री तो खैर है ही, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में तो अथाह अपॉर्चुनिटी है। आप लोकल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक कहीं भी काम कर सकते हैं। गिफ्ट आइटम्स हैं, सोवेनियर्स हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी तो अप्लाइड आर्ट में मल्टी डायमेंशनल, आप जिस रास्ते पे आगे जाएंगे वहाँ आपको 4 रास्ते मिलेंगे। जितनी बार आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर क्रॉसिंग पे चार चार वाली ही क्रॉसिंग मिलेगी। अप्लाइड आर्ट में आपको तिराहा या दोराहा नहीं मिलेगा, गली भी नहीं मिलेगी। तो आपके पास कैरियर की अपॉर्चुनिटी इतनी है कि आप उतना सोच नहीं सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़बरदस्त होता है, ये तो है। और मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी भ्रमित रहता है, जो कन्फ्यूज्ड रहता है, वो कुछ अच्छा काम कर लेता है, जिसमें मैं भी हूँ। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट्स मिरेकल्स, ये मेरा अपना एक मानना है। तो अगर आप इस भ्रम की स्थिति में कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वो करें, हो सकता है जो आप ना सोच रहे हो वो करें। दोनों में ही आपको सफलता मिलनी है। और सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 2-4 काम कर लिया, बड़ा अच्छा हो गया तो बहुत अच्छे हो गए। काम करते रहिए, एक लगन, अपना डेडिकेशन बनाए रहिए। मैंने अपने लाइफ से यही सीखा है कि अपने आप को अपने प्रोफेशनल काम में ज़्यादा वरीयता दीजिए, और अपने प्रोफेशनल काम को हमेशा अपने से ऊपर रखिए, तो आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो फिर आलस तो सबसे बड़ा गहना होता ही है। मैं चाहता तो आज घर पे आराम से बैठ के आपसे बातें कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तैयार होकर अपने कैंपस में जाता हूँ, आपको पता तो चले कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है क्या, कैसा है, और मैंने जो काम किया है वो आपको दिखा सकूँ, समझा सकूँ, बता सकूँ।
तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। और मैं डिज़ाइन फेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक मौका दिया। और इन सारी चीज़ों को सुनने समझने से मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस हुआ। और जैसा मैंने बताया था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है मुझे आगे बढ़ाने में, मेरे गुरुओं का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरी वाइफ का, मेरे मम्मी पापा का, दोस्तों का, और जो साथ में इस समय स्टाफ काम कर रहे हैं उनका, और बहुत से पुराने दोस्तों का, क्लासमेट्स का, जिन्होंने उस समय मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। नॉर्मली मेरे साथ जो लोग रहे उन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर्ड ही किया है कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए। और आज खुशी होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कुछ कुछ कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी को बेस्ट विशेस है। और मैं सीखने का कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता हूँ। और आप समय के साथ अगर रहेंगे और समय के साथ काम करते रहेंगे, नई नई तकनीकों को, नई नई चीज़ों को सुनते समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, आलोचनाओं को खुशी से सहने की आदत डालिए। तो मैं नॉर्मली उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं चाहे अभी कितना भी बड़ा हो गया हूँ, हमारे गुरुजी लोग हमको डांट डपट भी देते हैं, दोस्त भी कुछ बोल देते हैं, फैमिली तो सभी के घर एक जैसी होती है, प्यार से रखने वाली। तो उससे कोई फ़र्क लाइफ में पड़ता नहीं। लेकिन आप काम को अगर सर्वोपरि रखेंगे कि भाई मुझे जो मेरा जो रोजी रोटी है वो सबसे अच्छे तरीके से चलनी चाहिए, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छे से, अभी आप सबका काम, मेन काम है पढ़ना। अगर आप बीएफए के बच्चे हैं तो बेसिक लेवल पे काम करते रहिए। दुनिया की कोई भी ताकत 4 साल से पहले आपको बीएफए नहीं करा सकती है, चाहे आपको नोबल ही क्यों ना मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि 4 साल तक डेडिकेटेड रूप से डेली, क्योंकि हम लोग जिस आर्ट प्रैक्टिस में ना, वो एक साधना है, ये साधन की चीज़ नहीं है, एक तपस्या है। तो ये तपस्या ऐसी है कि पूरे इंटरटेनमेंट के साथ तपस्या है। खाइए पीजिए घूमिए उछलिए कूदिए नाचिए, फिल्में देखिए, गाने सुनिए, हर लैंग्वेज के गाने सुनिए, जिस शहर में जाइए उस शहर का गाना सुनिए। हर जगह हिंदी या इंग्लिश सुनने का प्रयास मत कीजिए। चेन्नई जाइए, चेन्नई के गाने सुनिए, तमिल जाइए वहाँ के सुनिए, गुजरात जाइए गुजरात के सुनिए, असम जाइए असमिया सुनिए। तो जहाँ है वहाँ जाइए सुनिए, अपने लोकल लोगों से तारतम्य रखिए, अपने शहर को खूब एक्सप्लोर कीजिए, खूब घूमिए फिरिए अपने शहर को। जिस भी शहर में आप रहते हो, सब शहर बनारस जैसा ही है, जैसे यहाँ का शहर है वैसे ही सब जगह गलियाँ हैं, सड़कें हैं। हाँ, सब जगह गंगा जी नहीं मिलेंगे, ये अलग बात है, लेकिन महादेव सब जगह मिलेंगे आपको, गंगा का पानी सब जगह मिलेगा। अपने शहर को एक्सप्लोर कीजिए। जब तक आपको ये सब चीज़ें इसलिए कि विजुअलाइजेशन पावर आपका बढ़ेगा। और जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छे से रहिए, और आर्ट और एस्थेटिक्स को अपनाइए। आपका कमरा भी वैसे ही दिखना चाहिए, आपका फेसबुक प्रोफाइल भी वैसा दिखना चाहिए, आप भी वैसे दिखने चाहिए। बी स्मार्ट एंड हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे ये मौका देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। उम्मीद है कि मैं शायद कुछ आप लोगों को प्रेरित कर पाया हूँगा, और भविष्य में हम फिर मिलते रहेंगे शीघ्र ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वैसे मुझसे कुछ पूछा गया, इसमें कुछ आया है कि स्कल्पचर फील्ड में भी कुछ अपॉर्चुनिटी बताएंगे, तो ये तो हम लोगों के लिए सब इनबिल्ट है। स्कल्पचर, पॉटरी, टेक्सटाइल, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट एंड डिज़ाइन, अप्लाइड आर्ट। मैं बहुत स्कल्पचर का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी नॉलेज है बेसिक, या जो दोस्तों से सीख रहा हूँ, जो नए दोस्त आजकल मिले हुए हैं, नए टीचर्स आए हैं, उनसे इसमें अथाह अपॉर्चुनिटी है। आप वेस्ट मटेरियल से बहुत फंक्शनल स्कल्पचर्स बना सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं स्कल्पचर फील्ड में। और जैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट पेंटिंग और स्कल्पचर के काम करते रहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल फील्ड में हर जगह अपॉर्चुनिटी होती है। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, 4 से 6 साल। किसी काम जब तक आप अपने आप को झोंकेंगे नहीं, तब तक आप तब के निकलेंगे नहीं। तो कोयला भी हीरा ऐसे नहीं बनता है, और सोना भी ऐसे नहीं निकलता है। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में रह के बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटी और इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। सर्टेन टाइम फेस के बाद आएगा। अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, फिर सोचिए कि मैं कैसे देश से बाहर जा सकूं, कुछ नया सीख के आ सकूं, फिर अपने देश के लिए क्या काम कर चुकूं। सर्टेन टाइम बाद आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाएगा। आज मैं कैरियर अपॉर्चुनिटी बता दूं, 3 साल बाद वो कैरियर अपॉर्चुनिटी बदल जाएगी। तो हम लोग जिस फील्ड में, उसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हर साल भर बाद एक नया फ़ोन आ जाता है, हर 6 महीने में एक नया मॉडल आ जाता है। तो लाइफ में कैरियर अपॉर्चुनिटी भी वैसे ही आती जा रही। कोरोना ने कैरियर अपॉर्चुनिटी में गजब का रिवोल्यूशन लाया, और नए नए इनोवेशन के काम किए हैं कि सब घर से बैठे बैठे देखिए काम आराम से हो रहा है, और ज़्यादा हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लीजिए, पूरी घर से काम कर रही है, और उसके बिना कुछ भी बैक एंड से चलता नहीं है। ना मैं आपसे बात कर पाता, ना आप मुझे सुन पा रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।